डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज टोर्सनल वाइब्रेशन में गियर्ड सिस्टम के ऊपर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बाय द वे ये जो हमारा लेक्चर नंबर होगा दैट विल बी 86, लेक्चर नंबर 86। और इसमें बात आती है कि व्हाट इज गियर्ड सिस्टम। बेसिकली गियर्ड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, अभी हम जस्ट पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 85 था उसमें हमने आपको बताया था कि ये कोई शाफ्ट है और उसके पास मल्टी रोटर उसके ऊपर माउंटेड हो। दैट मीन्स कि आप देखे होंगे कभी आटा चक्की वगैरह में या कभी इंडस्ट्री में आप गए होंगे तो एक ही शाफ्ट के ऊपर कई सारी पुली होती हैं, कई सारे पुली होती है, सबके ऊपर बेल्ट कनेक्टेड होता है और एक किसी दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखेंगे कि शाफ्ट के ऊपर ही, ठीक है ना, गियर माउंटेड होता है और कई सारे गियर होते हैं, एक दो नहीं कई सारे गियर होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शाफ्ट कितना है, एक ही शाफ्ट है, देयर इज ओनली वन शाफ्ट हियर, देयर इज ओनली वन शाफ्ट ना। अब एक शाफ्ट के ऊपर कई सारा गियर माउंटेड है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यही मल्टी रोटर सिस्टम है बेसिकली, नथिंग एल्स। यही क्या है, मल्टी रोटर सिस्टम है। अब देखिए, मल्टी रोटर सिस्टम तो हमने बताया कि एक शाफ्ट के ऊपर कई सारे जो है रोटर या डिस्क माउंटेड हैं। अब यहाँ पे गियर्ड सिस्टम की बात यदि करें तो एक शाफ्ट इधर हो गया आपका, दूसरा शाफ्ट इधर हो गया। फिर नंबर ऑफ जो टीथ की यदि बात करते हैं तो नंबर ऑफ टीथ सब पे अलग अलग है, अलग अलग है या नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ गियर रेशियो अलग अलग है। तो गियर रेशियो क्या होता है ये अभी हम बता देंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखने की ज़रूरत है क्योंकि गियर रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब गियर रेशियो यदि थोड़ा सा हम समझाएं आपको, ठीक ना, गियर रेशियो थोड़ा सा समझाएं आपको तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए गियर रेशियो। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटा पुली है, ये बड़ा पुली है। तो ये जितना स्पीड से रोटेट कर रहा होगा उससे कम स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा, उससे कम स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो अलग अलग है। ये कैसे अलग है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर यदि कोई गियर है, इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर एक गियर है, दूसरा गियर ये है, ठीक है। अब ये दोनों जो है जब रोटेट करेंगे तो एक सेकेंड में ये पाई डी सरकमफ्रेंस जितना टाइम में तय करेगा, ठीक ना, उतना ये वेलोसिटी जो है आपका पाई डी इंटू टी, और ये भी पाई डी इंटू टी, ठीक ना। तो ये जो है डी, ये 1 मानिए और 2 मानिए तो 1 और 2, ठीक ना। तो ये D1 अपॉन मतलब कि वेलोसिटी इंटू सरकमफ्रेंस। भाई आप ध्यान दीजिए, एक सेकंड, वेलोसिटी इंटू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू लीनियर वेलोसिटी होगा ना, डिस्टेंस इंटू टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम। अब एक ही टाइम में दोनों पर जो है वो करने के लिए ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन, और डिस्टेंस कितना, पाई D1 2 पाई R मतलब सरकमफ्रेंस, और ये क्या होगा V2 अपॉन पाई D2। तो V1 अपॉन V2 यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2, मतलब कि V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, D1 बाई D2 इंटू V2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यदि V1 या V2 यदि 10 है और ये D1 D2 ये मान लीजिए कि 10 है D1 और D2 है मान लीजिए 50, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, V1 इक्वल टू D1 कितना है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं V1 इक्वल टू क्या निकला, D1 बाई D2, D1 कितना है 10 और D2 कितना है 50 इंटू V2, तो 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब V1 इक्वल टू V2 बाई 5, मतलब V2 इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू V1, मतलब कि V2 जो है V1 के 5 टाइम्स रन करेगा क्योंकि डायमीटर 5 टाइम्स है। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ हमें समझते हुए आना चाहिए, दैट इज दी वेलोसिटी रेशियो। और यही वेलोसिटी रेशियो गियर के टर्म में क्या कहलाता है, गियर रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, गियर रेशियो कहलाता है, ठीक है।
तो अब यही मल्टी रोटर सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट पे, और हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें इक्वेशन डेवलप करते हैं। आपको रिले मेथड भी बताए थे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। लेकिन चूंकि गियर सिस्टम थोड़ा सा टफ हो सकता है, टफ इन सेंस, दो तीन सेंस में ये टफ हम बोल रहे हैं आपको, कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोटर जो है एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। एक शाफ्ट और दूसरा शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। कैसे, यहाँ पर समझिएगा, एक इस पे हम बनाते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको। देखिए, ये एक शाफ्ट हो गया आपका, ये एक शाफ्ट है आपका। उसके ऊपर जो है यहाँ पर रोटर माउंटेड है, गियर माउंटेड है। रोटर गियर सब एक ही चीज़ है। एक इस पे माउंटेड है, फिर एक शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है एक गियर इस तरह से माउंटेड है, एक गियर इस गियर से कनेक्टेड है, और एक गियर यहाँ पे, ठीक है। अब इन गियर्स के कुछ नाम होंगे, ठीक ना। मान लीजिए कि ये ए है, ये जो है आपका बी है, ये सी है, और ये डी है। इस तरह से गियर क्या है, कनेक्टेड हैं। मतलब बी और सी जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है, और बी और सी का ही जो है गियर रेशियो निकालना है। इस शाफ्ट का डायमीटर मान लीजिए D1 है और लेंथ L1 है, इसका D2 है और लेंथ L2 है, ठीक है। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, बी और सी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोड निकालेंगे, तो अब यहाँ भी कंडीशन आएगा कि कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में ए मूव करेगा उसी डायरेक्शन में बी मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सी मूव करेगा, और सी जहाँ मूव करेगा वही डी मूव करेगा। आ रही बात समझ में। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसका यदि हम ऊपर से व्यू बनाएंगे, ऊपर से व्यू बनाएंगे, तो यहीं पर व्यू बनेगा हमारा, ये देखिए, ये बना व्यू। और यहाँ पर जो है ए है आपका, तो ए का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, और यहाँ पर डी का एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ डी और एम्पलीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। और यहीं पर ये जो है क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है ना। यहीं पर नोड पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहीं पर ये चेंज हो रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा या नहीं, बी और सी का। ये ए का एम्पलीट्यूड हो गया, ये डी का एम्पलीट्यूड हो गया, और यहीं पर नोड पॉइंट बनेगा। नोड पॉइंट जहाँ पर कि आपकी एम्पलीट्यूड 0 होगी। तो बेसिकली होता क्या है, ओरिजिनल सिस्टम तो जो है इस तरह से नहीं जाएगा। ओरिजिनल सिस्टम थोड़ा सा इसके पहले ही चले जाएगा, पहले ही यहाँ पर चले जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ए डी। और एक्चुअल में जो ये आइडियल देखेंगे तो आइडियल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, नोड पॉइंट का। और ये इसी को इलास्टिक लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लाइन ऑफ ओरिजिनल सिस्टम। ये ओरिजिनल में यही होता है, ओरिजिनल सिस्टम। और ये होता है वर्चुअल सिस्टम में, ठीक है ना, या इमेजिनरी में, या इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए होता है, इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये नोड पॉइंट मिल गया आपको। अब ये नोड पॉइंट के आगे किस तरह का कैलकुलेशन जाएगा, कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा एजम्पशंस पहले हम आपको जो यहाँ पर लेने वाले हैं उसको हम बता दें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये गियर हमने आपको दिखाने की कोशिश की, और ये गियर जो है ठीक इसी तरह से है जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा था। यहाँ पर जो आप देखे थे ठीक उसी तरह से, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको एक आध और दिखाता हूँ यदि मिल जाता है अभी तो। चलिए, अभी ये एग्जैक्ट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए,
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है देखिए सब अलग अलग शाफ्ट पे है कि नहीं, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये किस तरह से इससे कनेक्टेड है, ये किस तरह से, देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली कंपाउंड गियर सिस्टम। ये भी एक देख सकते हैं इस टाइप का सिस्टम। तो ये मैं कई बार थोड़ा सा दिखाने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है देख करके आपको समझ में आए, फिजिकल चीज़ें समझ में आए फिजिकली, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा जो एज्यूम्पशन है वह हम मान करके चलते हैं कि इनर्शिया ऑफ बोथ द शाफ्ट एंड पिनियन एंड गियर आर नेग्लिजिबल। इसका इनर्शिया जो है हम नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं, किसका, इसका और इसका, ठीक है ना। एक पिनियन होगा और एक इसमें व्हील होता है, गियर सिस्टम में हम पढ़ा चुके हैं। और ये भी हम बता चुके हैं कि ड्राइव जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और ये स्लिप का कोई ऑप्शन यहाँ पर रहता नहीं है, ठीक है ना। और जो इसके टीथ होते हैं गियर के, दे आर वेरी मच इलास्टिक एंड वर्क्स विद इन दी इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर यदि इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, यहाँ पर यदि हम इसको इग्नोर कर दें थोड़ा देर के लिए, तो हमारा जो यहाँ सिस्टम बनता है एक्चुअली, यह सिस्टम टू रोटर सिस्टम की तरह बन जाता है। कैसे बन जाता है, टू रोटर सिस्टम जो हम आपको पढ़ाए थे, और यही टू रोटर सिस्टम था। और ये टू रोटर सिस्टम में ही हमने आपको टोर्सन इक्वेशन बताए थे। और देखिए यहाँ भी नोट कुछ इसी तरह से बन रहा है। अच्छा, इस टोर्सन इक्वेशन के हिसाब से ही हमने टोर्सनल स्टिफनेस भी आपको बताए थे कि क्या होता है। ये शाफ्ट है, इसके ऊपर टॉर्क आपने लगाया, ठीक ना, ये टॉर्क अपन आई पी, ये टोर्सन इक्वेशन, ये सब अंडरस्टूड है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये जो है क्या है, शियर मॉडुलस है, शियर स्ट्रेस है, और रेडियस ऑफ द शाफ्ट है, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, और ये लेंथ है। और इससे टॉर्क अप्लाइड अपन पर यूनिट ट्विस्ट को ही हम लोग टोर्सनल स्टिफनेस बोलते हैं, और ये निकाले थे। और इसी से जो है हमने फ्रीक्वेंसी भी आपको समझाया था कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो कि आज जा रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस तरह के एनर्जी और इक्वेशन डेवलप करना, ये सब चीज़ सीख चुके हैं। अब आज जो है हम समझेंगे कि ये जो है आपका सिस्टम, ठीक ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। इक्विवेलेंट सिस्टम किसको बोल रहे हैं, ये जब दोनों रिमूव हो गया। और ओरिजिनल सिस्टम किसको बोल रहे हैं, जब दोनों है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओरिजिनल सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू will be equal to the kinetic energy of equivalent system. Also the strain energy of the original system is equal to the strain energy of the equivalent system, ठीक है। यहाँ पर एक हम नोट यहाँ डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्या नोट डाल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओरिजिनल सिस्टम इज इक्वल to the इक्विवेलेंट सिस्टम। और दूसरा स्ट्रेन एनर्जी, आल्सो स्ट्रेन एनर्जी इज एनर्जी ऑफ ओरिजिनल सिस्टम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट सिस्टम। अब ये इक्विवेलेंट सिस्टम और ओरिजिनल सिस्टम समझ में आ गया। अब इसको हम निकालें तो सही, काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, ठीक ना। तो ये सब आपके सामने है, ठीक ना, पूरी राम कहानी। अब इसका एक एक निकालते हैं कि इक्वेटिंग द काइनेटिक एनर्जी, हमें सिर्फ लिखना नहीं है, निकालना भी है। इक्वेटिंग द काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल दें। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या लिखा है आपको, ओरिजिनल सिस्टम, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, इस सेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ L1 सेक्शन, अरे बात समझ में, L1 सेक्शन के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ L2 सेक्शन इक्वल टू
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ L1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ L2 सेक्शन। ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। ये जो सिस्टम है आपका इक्विवेलेंट सिस्टम है और ये जो है ओरिजिनल सिस्टम है। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ, ठीक है ना, हाफ अब यहाँ पर इसको जो है L1 सेक्शन प्लस L2 सेक्शन, इसको हम मान लेते हैं, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट सिस्टम, दैट मीन्स की इक्विवेलेंट जो लेंथ निकालते हैं L2 निकालते हैं, L2 ओरिजिनल सिस्टम में, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा डी जो स्पीड है, तो उससे हम जब निकालेंगे तो हाफ आई डी डैश और ओमेगा डी डैश, ये ओरिजिनल सिस्टम का मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, हाफ आई डी ओमेगा डी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। अब ये ओरिजिनल सिस्टम का हो गया और ये इक्विवेलेंट सिस्टम का। तो ओरिजिनल सिस्टम का जो है आप निकाल सकते हैं आई डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी इंटू ओमेगा डी अपन ओमेगा डी डैश का स्क्वायर, और यही ओमेगा डी अपन ओमेगा डी डैश स्क्वायर जो है कहलाता है गियर रेशियो, सॉरी ओमेगा डी डैश अपन ओमेगा डी को गियर रेशियो कहते हैं। तो ये आई डी डैश क्या हो जाएगा, आई डी अपन जी स्क्वायर, वेयर जी इक्वल टू ओमेगा डी डैश अपन ओमेगा डी, जो अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेन एनर्जी क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग दी स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में हाफ टॉर्क ऑन द डिस्क और थीटा डैश डी इक्वल टू हाफ टी डी थीटा डी, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, और स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेन एनर्जी जो है एक तो आपको मालूम है, अभी हमने लिख भी दिया टी थीटा, लेकिन टोर्सन इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन क्या एल, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है टॉर्क अपन, यहाँ टॉर्क निकालेंगे, इसको और इसको पकड़ लीजिए आप, ये लिख सकते हैं सी आई पी इंटू थीटा अपन एल, ठीक ना। तो टॉर्क के जगह पर यहाँ टॉर्क स्ट्रेन एनर्जी में जो लिखे आप अभी, तो हम लिख सकते हैं सी आई पी थीटा अपन एल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हाफ और हाफ दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी थीटा डी डैश, और इधर आई पी ऑफ डी डैश अपन एल टू डैश इक्वल टू, और थीटा डी डैश अभी बचा हुआ है थीटा डी डैश, और फिर सी और थीटा डी और आई पी इंटू डी, और ये थीटा डी पहले से है अपन एल टू, और चूँकि मटेरियल सेम है दोनों कंडीशन में, तो ये सी और सी दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आप एल टू डैश निकाल सकते हैं, एल टू डैश निकालेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। और देखिए आई पी इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 64 डी टू द पावर 4, ठीक है, सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो पाई बाय 32 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 होता है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या होगा, पाई बाय 32। तो इसको हम लिखेंगे थीटा डैश डी अपन थीटा डी, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में, देखिए ये तो स्क्वायर जाएगा ना, और यहाँ भी ये स्क्वायर जाएगा, इंटू एल टू डैश निकाल रहे हैं आप, तो एल टू तो रहेगा ही रहेगा, एल टू इधर आ गया, और जो है एल टू डैश इधर गया है, और इंटू आई पी का वैल्यू आप चाहें तो रख दें, तो पाई बाय 32 दोनों साइड से कट जाएगा,
टू द पावर 4। ये फार्मूला आ गया आपका, आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से यदि इक्विवेलेंट शाफ्ट का डायमीटर, यहाँ जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट शाफ्ट का डायमीटर है, और ये डायमीटर ऑफ सेकेंड सेक्शन दैट मीन्स की L2 वाला इस सेक्शन का है D2 जो लिखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि दोनों का डायमीटर इक्वल हो गया, ठीक है ना, लेट डी डी डैश इक्वल टू D2, मतलब कि डायमीटर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तब क्या हम लिख सकते हैं, सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तब जो है आपका L2 डैश जो निकलेगा क्या होगा, थीटा डी डैश अपन थीटा डी का स्क्वायर इंटू L2, यहाँ पर डी डैश डी इक्वल टू D2 हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है एक इक्वेशन बन जाएगा जब दोनों बराबर हो। अब दोनों नहीं बराबर हो तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने कहीं पे निकाला था क्या, गेयर रेशियो अभी आपको हमने समझाया था। तो गेयर रेशियो क्या होता था, अभी D1 अपन D2 ऐसा कुछ आया था, V1 अपन V2, इसी को गेयर रेशियो बोले थे हम। तो इस इक्वेशन को यदि हम लिखना चाहें यहाँ पर L2 डैश इक्वल टू थीटा डैश डी अपन थीटा डी क्या हो गया, स्क्वायर इंटू L2, ठीक है। और इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, G में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, D को। तो G टू द पावर क्या हो जाएगा 4, या उल्टा भी कर सकते हैं, इसको G स्क्वायर लिखें और यहाँ पर G इक्वल टू थीटा डैश D अपन थीटा D भी लिख सकते हैं, इसको भी G लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी G लिख सकते हैं। तो इस तरह से लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट शाफ्ट आप निकालेंगे जब, क्या लेंथ ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दूँ एक सेकेंड, L2 डैश इक्वल टू यहाँ पर G स्क्वायर इंटू L2, और यहाँ पर यदि D2 हम ओरिजिनल वाला ही रखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 अपॉन D2 टू द पावर 4। इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, ठीक है। और ये D1 अपन D2 दैट मीन्स की L2 डैश इक्विवेलेंट लेंथ जो है यहाँ से आपका निकल करके आया, ये L2 डैश लिख दें हम यदि, तो क्या निकल करके आया बताइए, G स्क्वायर इंटू L2 अपन इंटू D1 अपन D2 टू द पावर 4। ये आपका इक्विवेलेंट लेंथ है, ये क्या है L2 डैश इक्विवेलेंट लेंथ है। इसको हम लिख भी देते हैं, ये क्या है इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। अब बात आई है यहाँ लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट शाफ्ट, तो लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट शाफ्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 डैश, और L1 और L2 डैश का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, दैट मीन्स कि G स्क्वायर इंटू L2 इंटू D1 अपन D2 टू द पावर 4 रख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द शाफ्ट निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब इसी में यदि आप गियर की वेलोसिटी जो है कंसीडर कर लेते हैं, गियरिंग कंसीडर कर लेते हैं, इफ द इनर्शिया ऑफ द गियरिंग दैट मीन्स की मेसिंग ऑफ द गियर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, एंड रोटर इज हैविंग एट ए डिस्टेंस L1 एंड L2, इस तरह से आप कंसीडर करते हैं, तो आप इक्विवेलेंट जो है आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी आपका क्या होता है आई जी प्लस आई पी अपॉन जी स्क्वायर, ये जो है आपका क्या हो गया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर। ये क्या है मैं लिख भी देता हूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर IG और IP क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गियर एंड पिनियन। गियर एंड पिनियन कौन सा है, ये आपका गियर है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है पिनियन है। बड़ा वाला जो होता है वो गियर होता है, ठीक है ना, और छोटा वाला जो होता है क्या होता है पिनियन होता है, ठीक है ना। अब जब थोड़ा सा हायर सिस्टम में आप जाते हैं,
जब हायर सिस्टम में आप जाते हैं तो उस समय ये गियर जो है इनर्शिया को आप इग्नोर कर देते हैं। ये इनर्शिया ऑफ द गियर एंड इनर्शिया ऑफ द पिनियन इग्नोर कर देते हैं। कई बार गियर के रेस्पेक्ट में इसकी जो है बहुत कम वैल्यू होती है, तो कई बार ये भी आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन हो जाता है, एक की जब आप इग्नोर कर देते हैं और दूसरा कंडीशन होता है जब आप इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यदि केस 1 में यदि है कि आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या है, नेग्लेक्टिंग गियर इनर्शिया, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब उस केस में क्या होगा, आप जो है यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना, सिस्टम का। तो क्या हो जाएगा, हाफ आई ए थीटा, ये एंगुलर के टर्म में निकलेगा, थीटा डॉट वेलोसिटी मतलब, और स्क्वायर प्लस हाफ आई डी थीटा डी डॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ टी ए थीटा ए, और इसी को आप के टी थीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ टी डी थीटा डी। और ये जो है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी को स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और गियर रेशियो जो हम बार बार बात कर रहे हैं आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पर यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, वी डी अपन वी ए और डब्ल्यू डी अपन डब्ल्यू ए, या थीटा डी अपन थीटा ए। इसको फिर देख लीजिए यदि भूल गए हो तो, ये ए और डी, ये है आपके पास सिस्टम, ये है साहब गियर रेशियो, वी डी अपन वी ए, देख रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अरे बात समझे, वी डी ए अपन वी ए, वी डी अपन वी ए, अरे बात समझ में। फिर ओमेगा डी अपन ओमेगा ए, या डब्ल्यू डी अपन डब्ल्यू डी अपन डब्ल्यू ए। फिर क्या है, थीटा डी अपन थीटा ए, थीटा डी अपन थीटा ए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है रिले मेथड से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो है इक्वेट कर देंगे। जब ये कर देंगे आप तो जो है आगे का कहानी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कहानी हुआ, दूसरी कहानी ये बनती है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना हो तो, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना हो तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना हो तो ये देख रहे हैं दोनों जो शाफ्ट है किस में है, सीरीज में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक मिनट, इक्विवेलेंट टोर्सनल स्टिफनेस, क्या है, इक्विवेलेंट टोर्सनल स्टिफनेस, ठीक है। इक्विवेलेंट टोर्सनल स्टिफनेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 1 के टी इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा 1 के टी 1 और प्लस 1/KT2, और इक्विवेलेंट निकालना हो तो डैश दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप KT इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, KT1 KT2 डैश का और KT1 प्लस KT2 डैश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि इसमें गियर रेशियो कंसीडर करना हो तो गियर रेशियो क्या लिखेंगे, इफ वी कंसीडर गियर रेशियो, सिमिलर यही फार्मूला में क्या हो जाएगा, के टी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT1 इंटू GKT2, ठीक है ना। और ये G एक नीचे भी आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं लिख देता हूँ आपको, KT प्लस जी स्क्वायर इंटू KT2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इक्विवेलेंट जब आपका गियर रेशियो कंसीडर किए हैं तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना मेहनत के बाद जो है सिस्टम जो है, जब इक्विवेलेंट आप सब चीज़ निकाल देते हैं, सब चीज़ इक्विवेलेंट, तब ये गियर सिस्टम जो है आपका क्या हो जाता है, गियर सिस्टम क्या हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है कुछ इस तरह से टू रोटर सिस्टम में। अब टू रोटर सिस्टम के हिसाब से अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब टू रोटर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी यदि आप देखेंगे तो ये लेक्चर नंबर 83 में भी है और लेक्चर नंबर 66 में भी है, दोनों जगह आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 83 और जो है आपका 80 भी है और 66 भी है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आपका क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा, ठीक है ना। क्या आता है, के आई मतलब ये आपका के इक्विवेलेंट निकाल लिया आप, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विवेलेंट डी अपन आई ए इंटू आई डी टेस्ट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। इसी को आप जो है और के टी ई जो इक्विवेलेंट है इसका वैल्यू जो है यहाँ पर आप रख सकते हैं, तो जी के टर्म में कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं, और बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन का यही मतलब है कि इक्विवेलेंट को हम जो है सिंपल को इक्विवेलेंट में, मतलब ओरिजिनल को इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट को ओरिजिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका निकल जाता है। तो ये जो केस अभी हम कंसीडर कर रहे थे, ये तब कंसीडर कर रहे थे जब आप गियर रेशियो को इग्नोर कर देते हैं, गियर इनर्शिया को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब जब इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका अलग फ्रीक्वेंसी निकलता है। क्या होगा, अलग फ्रीक्वेंसी निकलेगा। इस बी और सी को कंसीडर करना पड़ेगा, इस बी और सी को जो है कंसीडर करना पड़ेगा। केस 2 थोड़ा देख लीजिए। इफ वी कंसीडर गियर इनर्शिया, यदि गियर इनर्शिया को कंसीडर करते हैं तब जो है ये आई बी सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और ये आई बी प्लस जी स्क्वायर आई सी, ये याद रखिएगा, आई बी सी इक्विवेलेंट इसका बी और सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बी प्लस जी स्क्वायर इंटू आई सी, आई बी प्लस जी स्क्वायर इंटू आई सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है ना। और इसका जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकलेगा, ठीक है ना। और स्क्वायर रूट में जो है निकलेगा, और कब निकलेगा, जब आई बी सी, आई ए और आई डी तीनों रखेंगे। जब हम एक ही रोटर पे, ध्यान दीजिए ये रोटर है, और यहाँ पर आप आई ए मानेंगे, यहाँ पर आई बी सी इक्विवेलेंट मानेंगे, और आई डी, तो यहाँ पर अब 3 हो गया, 3 रोटर सिस्टम हो गया कि नहीं, 3 रोटर सिस्टम, ठीक है ना। तो अब 3 रोटर सिस्टम भी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब कितना लेक्चर नंबर में पढ़ाए हैं आपको अभी हम कोशिश करते हैं कि दिखा दें। ये देखिए लेक्चर नंबर 84 में 3 रोटर सिस्टम बनाए थे कि नहीं, और उसका नोट कुछ इस तरह से होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बताना संभव नहीं है, बट ये हम जरूर बता देते हैं कि ये 3 रोटर सिस्टम हो जाएगा जब आप गियर इनर्शिया को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। और 3 रोटर सिस्टम आपको हम पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 84 में, तो 84 लेक्चर नंबर में जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि अब जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों, बट ये जो हमने आपको बताया इसलिए नहीं कि आप जो है इसके जो है भारी भरकम प्रिंसिपल्स को देख करके आप डर जाएं, नहीं, इसलिए हमने समझाया कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कि डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो चीज़ें वहाँ से निकल कर के आ जाएंगे। मैनुअली इक्वेशन को आप सॉल्व करने लगेंगे तब तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन जाएगा, जैसा कि जा भी रहा है, ठीक ना। तो एक एक स्टेप को हमने आपको समझाया है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब आप यूज करेंगे, जब आप कभी भविष्य में इंजीनियर बनेंगे, एज डिज़ाइन इंजीनियर, कभी टरबाइन डिज़ाइन करेंगे, कभी क्रिटिकल स्पीड में मशीन चलाएंगे, उस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस समय ये काम में आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो है दूसरा चीज़ ये कि सॉफ्टवेयर में भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में क्या इनपुट डालना है ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति खाने तो बहुत कुछ सीख गया है, लेकिन क्या खाना है ये भूल गया है, ठीक है ना। आदमी बोलने तो सीख गया है, लेकिन क्या बोलना है ये भूल गया है, ठीक है ना। तो ये नहीं भूलना है कि क्या हमें इनपुट डालना है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट तो मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। लेकिन क्या इनपुट डालना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर देखे होंगे, और इस लेक्चर को और समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 83, 80, 66, 67, लेक्चर नंबर 84, ठीक है ना, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब इससे कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको आप इग्नोर करेंगे तो 2 रोटर सिस्टम बन गया, इसको कंसीडर करेंगे तो 3 रोटर सिस्टम बन गया, ठीक है ना। फिर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।